अब जरा महाराष्ट्र के सरकारी ठेकेदारों का दुख सुन लीजिए। यहां सरकारी ठेकेदारों के दो संगठनों ने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा दोनों उप मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर चेतावनी दी है और कहा है कि या तो आप हमें धमकी, एक्सटॉर्शन और शारीरिक हिंसा से बचाइए, अन्यथा हम लोग काम बंद कर देंगे। जी हां, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दवायर ने लिखा है कि ठेकेदारों का यह दावा है कि पूरे महाराष्ट्र के हर एक जिले में सरकारी ठेकेदारों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें मौके पर काम करने नहीं दिया जा रहा है। सत्ताधारी दल के राजनीतिक प्रतिद्वंदी सरकारी कार्यों को करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ठेकेदारों के साथ मारपीट की जाती है, उन्हें धमकाया जाता है, उनसे धन उगाही की जाती है, यानी ठेकेदारों को ब्लैकमेल करके पैसे की वसूली हो रही है। इसकी वजह से ठेकेदार काम नहीं कर पा रहे हैं और काम में देरी होगी तो सरकार ऊपर से चापेगी, यानी बेचारे सरकारी ठेकेदार इधर कुआं उधर खाई में फंस गए हैं। वैसे कहने की बात तो नहीं है, आप सब जानते हैं कि सरकारी ठेका कैसे मिलता है, कितना जुगाड़ लगाना पड़ता है, किसका किसका पेट मोटा करना पड़ता है, सत्ता में ऊपर से लेकर नीचे तक, और फिर सरकारी कार्यालयों में अधिकारी से लेकर बाबू तक कितनों को खिलाना पड़ता है, तब जाकर ठेका मिलता है। और उसके बाद ठेकेदार जब जमीन पर काम करने उतरता है, उसके मजदूर उतरते हैं तो फिर भाई लोग आ जाते हैं। पुरानी फिल्मों में मुंबई के भाइयों की खूब कहानी चलती थी, कुछ वैसी ही धन उगाही की कहानी महाराष्ट्र के ठेकेदार बता रहे हैं। इनका आरोप है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी टारगेट करके ऐसा काम कर रहे हैं। बाकी डबल इंजन की सरकार एकदम टनाटन चल रही है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। वैसे महाराष्ट्र में तो पता नहीं कितना इंजन लगा है, एक बीजेपी का, एक शिवसेना का, एक एनसीपी का, मगर फिर भी ऐसा लग रहा है कि गाड़ी कायदे से चल नहीं पा रही है। और गाड़ी इतनी गड़बड़ चल रही है कि सरकारी ठेकेदार सीधे सरकार के मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि हमको बचाइए या फिर हम फरवरी के महीने से काम रोक देंगे, पूरे प्रदेश में कोई काम नहीं करेंगे। अब पहले रामराज्य की कहानी सुन लीजिए। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी जब भी मौका मिलता है लोकतंत्र की दुहाई देने से चूकते नहीं, इतनी बढ़िया बढ़िया बात बोलते हैं कि सुनकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाएगा। हाल ही में संसद में कांग्रेस को बढ़िया विपक्ष न बन पाने की वजह से कोस रहे थे। वैसे अक्सर लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे से निभाती थी, लेकिन ऐसा कहते हुए लोग भूल जाते हैं कि विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए सत्ता पक्ष भी बराबर का जिम्मेदार होता है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, खासकर स्मृति ईरानी को याद करिए, सिलेंडर लेकर सड़कों पर दौड़ पड़ती थी, लेकिन क्या आपको याद है कि उनके घर ईडी सीबीआई के छापे पड़े? क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते विपक्ष के नेताओं को केंद्रीय एजेंसियों ने टारगेट किया था? क्या 150 सांसदों के आसपास संसद से कभी किसी को बाहर निकालकर फेंका गया? तो कुल जमा बात इतनी है कि बीजेपी बढ़िया विपक्ष की भूमिका तब निभा पा रही थी जब यूपीए की सरकार उन्हें विपक्ष की भूमिका निभाने देती थी, जनता के मुद्दे उठाने देती थी, विरोध का अधिकार देती थी। ठीक उसी तरह से 10 साल पहले बात बात में और बिना बात के भी देश और अब सत्ता ने मीडिया को जो अनुमति दी है, मीडिया वही कर रहा है, तलवे चाटने का काम। कुछ ऐसे ही कहानी उत्तर प्रदेश से भी सामने आई है। वहां की विधानसभा में पत्रकारों का सेंट्रल हॉल में प्रवेश बंद कर दिया गया है। अब पत्रकारों का कहना है कि हमें खाली सरकारी विज्ञप्ति से ही खबर बनानी होगी। फैसले में कहा गया है कि जिस सेंट्रल हॉल से पत्रकार दशकों तक सदन की कार्यवाही की कवरेज करते आए हैं, अब उन्हें वहां एंट्री नहीं मिलेगी, यानी पत्रकारों की पहुंच अब मंत्रियों और विधायकों तक खत्म हो जाएगी और केवल सरकारी विज्ञप्ति से ही खबर लिखनी पड़ेगी। दवायर की इस खबर के अनुसार सेंट्रल हॉल और असेंबली हॉल वो स्थान है जहां पर विधायक सदन की कार्यवाही के लिए बैठते हैं। यही कारण है कि पत्रकारों के लिए यह पसंदीदा ठिकाना रहा है, क्योंकि बड़ी आसानी से उन्हें मंत्रियों और विधायकों से मिलने का, सवाल जवाब करने का मौका मिल जाता है। अब अगली लाइन जरा ध्यान से सुनिएगा। विपक्षी दलों ने भी विरोध प्रदर्शन करने, मीडिया से बातचीत करने और पत्रकारों के सवालों का जवाब देने के लिए सेंट्रल हॉल का इस्तेमाल किया है। सत्ताधारी दल के विधायक भी यहीं पर मीडिया से बातचीत करते हैं, लेकिन अब पत्रकारों का कहना है कि इस कदम के बाद विधानसभा को पहले की तरह व्यापक रूप से कवर करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मंत्री और विधायक अब तात्कालिक बातचीत के लिए उपलब्ध ही नहीं होंगे। पत्रकारों का आरोप है कि विधानसभा का प्रशासन पिछले 1 साल से मीडिया को कमजोर कर रहा है। 2022 में विधानसभा सुरक्षा के मार्शलों ने सपा के विरोध प्रदर्शन की कवरेज के दौरान पत्रकारों पर बेरहमी से हमला कर दिया। कुछ वरिष्ठ पत्रकार यह भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक सुनियोजित रणनीति के तहत यह सब कुछ कर रही है ताकि विपक्षी दलों को मीडिया की कवरेज कम से कम मिल पाए। यूपीएसीसी के अध्यक्ष हेमंत तिवारी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में पत्रकारों को लगातार अपमान और हमलों का सामना करना पड़ा है, खासकर विधानसभा की कवरेज को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के पहले कार्यकाल के दौरान विधानसभा प्रशासन ने अनुभवी पत्रकारों को विधानसभा की लॉबी में प्रवेश से वंचित कर दिया, अपमानित किया, उन्हें पास जारी नहीं करके अपमानित किया, और अब अपने दूसरे कार्यकाल में मीडिया कर्मियों को सेंट्रल हॉल में प्रवेश करने से भी रोका जा रहा है, यानी फिर से अपमानित किया जा रहा है। इनका कहना है कि अब हमारे लिए वीडियोग्राफी करना, फोटो लेना, यह सब कुछ बड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्रेस कक्ष जहां पर है वहां पर विधायकों और मंत्रियों तक हमारी पहुंच ही लगभग न के बराबर हो जाएगी। बातचीत के लिए कोई मिलेगा ही नहीं।
ये खेला ठीक वैसे ही है जैसे पिछले सालों में धरना प्रदर्शन स्थल भारतीय जनता पार्टी की सरकारें शहर से दूर दराज इलाकों में चिन्हित करना चाहती थी कि शहर के बीचों बीच धरना नहीं देना है, चले जाओ किनारे पर जहां तुम्हें न कोई देखने वाला होगा, न कोई सुनने वाला होगा, न कोई मीडिया कवरेज मिलेगी। ठीक वैसे ही कहानी यूपी के विधानसभा में देखने को मिल रही है। पत्रकारों को ठेल ठाल के एकदम किनारे करने की कोशिश ताकि विधायकों और मंत्रियों से बातचीत न कर पाए, खासकर विपक्ष के लोगों की आवाज मीडिया में न आ पाए।